इस वीडियो में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक रिजिड बॉडी है और ये हो गया फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रिजिड बॉडी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी ओमेगा की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। इसका मतलब इस रिजिड बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये ऐसे ही बताया था मैंने, प्योर रोटेशन है और ये प्योर रोटेशन हो रही है। फिक्स्ड एक्सिस है और रिजिड बॉडी में प्योर रोटेशन हो रहा है। तो अगर रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इस रिजिड बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सबका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1, m2, mn, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और इन पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे m1 है, m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से r1 है, m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है और mn का rn है। r1 r2, ध्यान रहे यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर पर जोर दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, परपेंडिकुलर r1 r2 डॉट 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 rn विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अंडरलाइन करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो जब ये बॉडी ओमेगा की एंगुलर स्पीड से प्योर रोटेशन कर रही है तो ये पार्टिकल m1 जो है, ये पार्टिकल m1 है वो ऐसे करके घूम रहा है सर्कल में, m2 ऐसे घूम रहा है, mn ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। तो मैं सर्कल बना देता हूँ, m1 ऐसे, m2 ऐसे, mn ऐसे, इस तरह से। और अब हमने जैसे रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को हम कंपेयर करें, जैसे रोटेशनल मोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ पे थीटा, जो काम वहाँ v का होता है वो काम यहाँ v ओमेगा का होता है। v की जगह ओमेगा आ जाता है, a की जगह अल्फ़ा आ जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। और वहाँ पे फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर हो गया रेडियस, v इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था ये। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी बी बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, डी बी बाई डी टी ए हो गया, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा। ए हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, बताऊंगा आगे चल के, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे एस होता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल में थीटा होता है। वी की जगह थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ए की जगह अल्फ़ा। लेकिन सर्कुलर मोशन में हम वी भी बना सकते हैं। जैसे ये m1 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, mn इसकी वेलोसिटी vn है। तो v1 इक्वल टू ओमेगा r1, ओमेगा सबका सेम है, ये r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस r2 है, ज़्यादा है डिस्टेंस, तो ये वाली पार्टिकल तेज चल रही है v2। ये जो टेंजेंशियली जो वेलोसिटी दिखाते हैं उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं ना। तो v1 इक्वल टू ओमेगा r1, v2 इक्वल टू ओमेगा r2, vn इक्वल टू ओमेगा rn। ऐसे करके हमने इंडिविजुअल पार्टिकल निकाल लिया। लेकिन ओमेगा हर पार्टिकल का सेम है प्योर रोटेशन में, एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम है। लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा m2 की, यहाँ पे तीनों पार्टिकल जो शो करा हुआ है मैंने, m2 सबसे ज़्यादा तेज़ चल रहा है इन तीनों में। तो जो पार्टिकल एक्सिस के ज़्यादा क्लोज होगा वो धीरे चलेगा और जो एक्सिस से दूर होगा वो तेज़ चलेगा। लेकिन जो उनकी जो रोटेशनल स्पीड है ओमेगा, वो सबकी सेम है रिजिड बॉडी के अंदर। अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा सबका सेम लेना है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। जैसे एक एक पार्टिकल का, m1 का कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, m2 का कितना है, हाफ m2 v2 स्क्वायर, mn का कितना है, हाफ mn vn स्क्वायर। देयरफॉर सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द बॉडी, मतलब जैसे ये रिजिड बॉडी है ना, इसमें जितने भी बॉडी है, जैसे m1, इसका हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mn vn स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जितने पार्टिकल इस रिजिड बॉडी के अंदर है, हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा, ये फर्स्ट पार्टिकल का, सेकेंड पार्टिकल का, सबको ऐड कर दिया। तो ये जो ऐड करके जो मिला, ये पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो गई। एक एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर दिया, तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, पूरे रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 v1। और v1 की जगह हम क्या लिखेंगे,
ओमेगा R1, V2 की जगह ओमेगा R2, Vn की जगह ओमेगा Rn, ऐसे करके लिखते हैं। V1 उसकी जगह ओमेगा R1 लिखा, V2 की जगह ओमेगा R2 लिखा, Vn की जगह ओमेगा Rn लिखा। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया और एक काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn R1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया। तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, समेशन mi स्क्वायर i इक्वल टू 1 से लेकर n तक ऐसे इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, हाफ m v स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में v की जगह ओमेगा हो जाता है, हाफ की जगह हाफ है, लेकिन मास की जगह किसी और चीज़ ने ले ली है। ये जो मास की जगह ये जो लिखा गया है ये क्वांटिटी, देखो हाफ की जगह हाफ है, v की जगह ओमेगा हो गया, और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये मास की जगह ये वाला आ गया, ये क्वांटिटी आ गया। इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn Rn स्क्वायर। तो ऐसे हो गया, जैसे m1 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस है r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m1 पार्टिकल का हो गया m1 R1 स्क्वायर। m2 पार्टिकल है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2 m2 R2 स्क्वायर। mn का परपेंडिकुलर डिस्टेंस Rn mn R स्क्वायर। तो ये पूरे रिजिड बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह, मतलब मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ले ली यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज इज प्लेड बाय मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई होता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मेजरमेंट ऐसे होगी। ये तो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मेजरमेंट करी है, लेकिन एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, मतलब बेसिकली मीनिंग क्या है इसका, मतलब ये तो ठीक है समझ में आ गया। भाई फिजिक्स में भाई सिंपल सी बात, अगर हम कहें फोर्स क्या है, तो फोर्स यही तो होता है फोर्स, कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये पता चल रहा है कि हाँ बॉडी, ये अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको मोशन लाने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं वो फोर्स होता है। लेकिन जब हम F इक्वल टू ma लिखते हैं वो तो उसकी मेजरमेंट हुई ना। इसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मेजरमेंट है ये। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, जैसे 9th क्लास में, वहाँ इनर्शिया 9th क्लास में ही तो पढ़ा है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी एट रेस्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे पड़ा रहना चाहेगा, एंड अ बॉडी इन मोशन विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा। जैसे जो बॉडी जितना मैसिव होगा ना उसको मोशन में लाना उतना डिफिकल्ट होगा। जितना मास ज़्यादा होगा हम कहेंगे उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा बॉडी, जैसे बॉडी मोशन में आ गया तो उसको रोकना भी उतना डिफिकल्ट है मैसिव बॉडी को। तो मोर इज़ द इनर्शिया मोर इज़ द मास ऑफ द बॉडी। तो वही इसी तरह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग पता होना चाहिए कि मतलब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है बिल्कुल, लेकिन ये बॉडी घूमना थोड़ी जा रहा है, इसको घुमाने के लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बॉडी रेजिस्ट करेगा घूमने के लिए, ये रोटेट नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बॉडी उतना डिफ़िकल्टी के साथ रोटेट करेगा, वो उसको बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और एक बार जब ये मोशन में आ गया तो इसको रोकने के लिए भी बहुत जान लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी एट रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन रोटेशनल मोशन विल remain in rotational motion unless and until we apply an external force की जगह टॉर्क बोलेंगे। जब तक टॉर्क नहीं लगाएंगे, जब तक रोकने के लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे, बॉडी मूव करता है, रोटेट कर रहा है तो रोटेट करता रहेगा, उसको रोकने में बहुत जान लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उसको मोशन में लाना भी उतना डिफिकल्ट, उसको रोटेशनल मोशन उसमें स्टार्ट करने में भी उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनर्शिया जैसी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो इसका हो गया मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला हो गया समेशन mi/r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में mi लिखते हैं, प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज इज प्लेड बाय मास इन ट्रांसलेशनल मोशन।
अब यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड है। सबसे पहले है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस यहाँ से चेंज करके यहाँ कर दें तो ये सारे डिस्टेंस R1 R2 Rn सब बदल जाएंगे। जैसे एक्सिस मैं यहाँ कर दूँ, ये एक्सिस हो जाए अगर सपोज़, तो क्या होगा, ये M1 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस R1 चेंज हो जाएगा ना, M2 का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, Mn पार्टिकल का डिस्टेंस, हर पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में जब वैल्यू डालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होकर मिलेगी ना। ओरिएंटेशन का मतलब एक्सिस अगर ऐसे के बजाय ऐसे कर दे, एक्सिस ओरिएंटेशन बदल दिया हमने, एक्सिस ऐसे कर दिया, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस इसका। और दूसरा किस पे डिपेंड है, बी पार्ट, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। दो बॉडी अलग अलग शेप की, जैसे इस बॉडी का अगर शेप चेंज कर दिया जाए तो सारे पार्टिकल अलग अलग जगह पे आ जाएंगे। तो ये आगे चल के पता चलेगा कि आगे बताऊंगा मैं कैसे शेप पे डिपेंड है। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड है ये। और सी पार्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बॉडी के मास पे डिपेंड है, बॉडी के मास पे डिपेंड है। और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे M1 पार्टिकल अगर यहाँ आ जाए, M2 यहाँ आ जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया ना। Mn पार्टिकल कहीं और चला गया, यहाँ पर आ गया Mn, तो इसके अंदर जो पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन अगर बदल गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोलते हैं इसको, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फ़र्क पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इन तीन पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, और उसकी यूनिट क्या है देखो, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यूनिट यहाँ से बना लो, मास हो गया किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर और उसकी स्क्वायर। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है kg मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है kg मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।